इन्होंने अपना नाम इंडी रखा है, लेकिन देश की जनता कह रही है ये है बच्चा बचाओ गठबंधन। वो तो इंडिया कह रहे हैं, आप इंडी कह रहे हैं। ये है बच्चा बचाओ, कि मुलायम का बच्चा बचाओ, लालू का बच्चा बचाओ, पवार का बच्चा बचाओ, ठाकरे का बच्चा बचाओ, अब्दुल्ला का बच्चा बचाओ, मुफ्ती मोहम्मद सईद का बच्चा बचाओ और सोनिया का बच्चा बचाओ। इसके अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं। लेकिन आप इस देश के ऐसा पहला राजनीतिक दल बन गए जिसने 1.5 साल जेल में बैठे व्यक्ति को कैबिनेट में बैठा के रखा। आपका देश का अकेला ऐसा राजनीतिक दल जिसका विधायक जेल में, मंत्री जेल में, सांसद जेल में और मुख्यमंत्री का RAC 1। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई गलतफहमी में मत रहना कि जो इजराइल में हुआ वो पहली बार हुआ या आखिरी बार हुआ। जिस दिन अयोध्या में, मथुरा में, काशी में मंदिर गिराए गए होंगे ना, उस दिन अयोध्या, मथुरा, काशी की गलियों ने वही आतंक देखा होगा जो इजराइल ने देखा था। आज से 100 साल पहले मोपला में, केरला में तुर्की के खलीफा के नाम पे 10,000 लोगों को मार दिया गया। उस दिन केरला की गलियों ने वही आतंक देखा जो इजराइल ने देखा था। कल ही आपने एक ट्वीट किया राम मंदिर को लेकर, भगवान राम का मंदिर तैयार होने वाला है लगभग, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री को उसके लिए आमंत्रित किया गया, उसको लेकर आपने ट्वीट किया है और कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं उसमें, जरा बताइएगा क्या है वो। बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले इस सदन में बैठे सभी लोगों को बधाई, तारीख पक्की हो चुकी है। मंदिर भव्य सजाएंगे और तारीख भी बताएंगे। बता भी दी। तो डेफिनेटली शायद 500 साल का इंतजार विश्व की बहुत कमी सभ्यताओं ने किया होगा। 500 साल का संघर्ष और उसकी ऐसी सुखद परिणति 22 जनवरी 2024 12:30 बजे। जिनको अभी भी तारीख पूछनी बची हो वो इस तारीख को नोट कर ले, क्योंकि ये तारीख नए भारत की तारीख है, ये तारीख नए हिंदुस्तान की तारीख है। डेट के साथ तारीख भी नोट कर आए हैं, मतलब वो ट्विटर पे आपने बता भी दिया है, डेट भी बता दी है और तारीख समय भी बता दिया है कि समय क्या है, डेट भी और टाइम समय बता दिया है। हाँ। कपिल मिश्रा जी, मैं आप चूंकि तारीख का ही जिक्र कर रहे हैं, तो मैं पिछले दिनों आपने UCC को लेकर एक तारीख बताई है, मैं जरा उस पर आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आप पूछिए, मेरे को तो लगता है अच्छा है अब लोग कुछ 2-4 तारीखें और पूछने लगे हैं देश में, क्योंकि उसकी तारीख भी आपने बताई है अपने उस वाक्यों के जरिए, तो इसको लेकर जरा जो क्लैरिटी है वो अगर मुझे लगता है किसी के मन में अगर शक हो, किसी के मन में अगर शक हो UCC को लेकर, तो उसको थोड़ा सा मुड़ के देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस देश की गद्दी पे वो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने जो कहा वो करके दिखाया है। उनकी एक तस्वीर आती है लगभग 30-35 साल पुरानी, जिसमें एक मंच लगाए, उसमें मोदी जी बैठे और पीछे लिखा हुआ है 370 हटाएंगे। अभी पप्पू जी बोल रहे थे, मुझे आज पता लगा देश में राजनीति में 2 पप्पू हैं। कुछ लोग नाराज ना हो जाए। लेकिन मैं उनकी बातों का मैं एक जवाब यहाँ पे दे देना चाहता हूँ। UCC तो आई गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आई गई, लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग गंभीरता से जाति की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही हल्के तौर पर भी कर रहे हैं। और ये जो नया पूरा गठबंधन बना है, जिसमें कभी OBC के बारे में कोई जुमला फेंक दिया जाता है, कभी जाति के बारे में, इसका एक छोटा सा मैं आपको नाम बता देता हूं। इन्होंने अपना नाम इंडी रखा है, लेकिन देश की जनता कह रही है ये है बच्चा बचाओ गठबंधन। वो तो इंडिया कह रहे हैं, आप इंडी कह रहे हैं। ये है बच्चा बचाओ, कि मुलायम का बच्चा बचाओ, लालू का बच्चा बचाओ, पवार का बच्चा बचाओ, ठाकरे का बच्चा बचाओ, अब्दुल्ला का बच्चा बचाओ, मुफ्ती मोहम्मद सईद का बच्चा बचाओ और सोनिया का बच्चा बचाओ। इसके अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं। इनको किसी जाति से, किसी समाज से, किसी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इनका खाली इतना एक एजेंडा है। कपिल मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं वंशवाद की राजनीति बचाओ, कुल मिलाकर के राजनीति में वंशवाद जो चल रहा है उसको बचा लो, आप ये कहना चाह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि राजनीति वो होनी चाहिए जो अभी हमने योगी जी के मुंह से सुना, राष्ट्र के लिए जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगले 30 साल का एजेंडा देश के नागरिकों के सामने रखा हुआ है। पिछले 70 साल में जिन समस्याओं की बात होती थी उनका समाधान, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। पंडित नेहरू ने भारत की संसद में खड़े होकर यह बात बोली कि जिस दिन इस देश में हर परिवार के पास शौचालय होगा उस दिन भारत का विकास शुरू हो जाएगा। किसने बोला? पंडित नेहरू ने। लेकिन बोला और भूल गए।
और किया किसने? उसको यानी समस्याएं गिनाई जाती थी, गरीबी हटाओ। एक प्रधानमंत्री इस देश में ऐसे भी थे, वो लाल किले पे खड़े होके बोलते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं और नीचे 15 रुपए जाता है। प्रधानमंत्री बोल रहे थे इस देश के लाल किले से, भाई 100 रुपए भेजते हैं 15 रुपए जाता है, तो बीच में क्या तुम्हारा बाप खाता है? अब क्यों नहीं जाता? यानी समस्या थी लीकेज, समस्या थी करप्शन। अब सेंटर से जो पैसा जाता है 2000 रुपए अगर खाते में जाना है तो आखिरी गांव में बैठे आखिरी व्यक्ति के खाते में पूरा 2000 जाता है। समस्या थी शौचालय, तो बना के दिए 11 करोड़। जल की समस्या, पानी का, उज्ज्वला का। तो मैं ये कहता हूं कि राजनीति ये होनी चाहिए, समस्याएं गिनाने की राजनीति इस देश ने बहुत देखी है, समाधान की राजनीति। और शायद भारत का ये जो नया राजनीतिक वर्तमान है, ये समाधान की राजनीति का वर्तमान है। ठीक है, नाम नहीं लूंगी। देश को मजबूत करने की बात, आम जनता की बात करते करते राष्ट्र की बात कर रहे थे और खुद को शहीद बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई हम देश के लिए जेल जा रहे हैं, हम देश की जनता के लिए जेल जा रहे हैं, हमें जितना प्रताड़ित किया जा रहा है। नाम नहीं लिया मैंने, समझ सब गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रही हूँ। नहीं, नाम आपने नहीं लिया, आप तिहाड़ी बोल देते, जिसकी कैबिनेट की मीटिंग जेल में होती है वो बोल देते, ठेके देने वाले बोल देते, भ्रष्ट बोल देते, निकृष्ट बोल देते, झूठा बोल, कुछ भी बोल देते तो सबको पता होता किसका नाम लिया जा रहा है। भाई मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि शुरुआत कहां से हुई थी? फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। हम भी थे वहां पर, हमने भी लगाए थे वो नारे। लेकिन आप इस देश के ऐसा पहला राजनीतिक दल बन गए जिसने 1.5 साल जेल में बैठे व्यक्ति को कैबिनेट में बैठा के रखा। आपका देश का अकेला ऐसा राजनीतिक दल जिसका विधायक जेल में, मंत्री जेल में, सांसद जेल में और मुख्यमंत्री का RAC 1, वेटिंग लिस्ट 1, कभी भी कंफर्म हो सकती है तिहाड़ की। यह देश की राजधानी की स्थिति, और यह गंभीर स्थिति है क्योंकि राजधानी का अपना एक व्यक्तित्व होता है, एक राज्य का अपना एक व्यक्तित्व होता है, और उसको रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति उसका प्रतिनिधि ना लगे, ना बोलचाल से लगे, ना व्यवहार से लगे, ना चरित्र से लगे, तो इसका मतलब है कि स्थिति विकट है। और ये दिल्ली ने इसकी कीमत चुकाई, दिल्ली ने इसकी कीमत कोरोना काल में चुकाई, दिल्ली ने इसकी कीमत आज चुका रही है जब पॉल्यूशन का ये जो बादल दिल्ली की तरफ आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारे पास इसका कोई डेटा ही नहीं है, हमारे को तो जानकारी नहीं है इसका सोर्स क्या है। अगर आपको सोर्स पता नहीं है तो आपने वो करोड़ों के विज्ञापन क्यों छापे जब आपने साफ हवा का अचीवमेंट अपनी सरकार के नाम पर दिया? क्योंकि आपको तो पॉल्यूशन का सोर्स ही नहीं पता। और अगर आपको सोर्स नहीं पता तो आपने पंजाब के चुनाव से पहले वो पराली वाली पोटली का 16 करोड़ का विज्ञापन अखबार में क्यों छापा कि हमारी ये पोटली है, ये पोटली डालो और पराली का पॉल्यूशन बंद। अब कहां गई वो पोटली? अब तो पंजाब में भी यही हो, दिल्ली में भी आप हो। और ये जो बच्चे यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो अपने बुजुर्गों की और बच्चों की हालत देखते होंगे। वो दिन शुरू हो गए दिल्ली के। मास्क हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाएगा अगले 4 महीने के लिए। और आपको पॉल्यूशन का सोर्स नहीं पता, लेकिन दिवाली के पटाखों पे बैन लगाने में आपको 1 मिनट लगता है। डर गई है इसलिए ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं। नहीं, जेल कह रहे हैं हम जैसे तो तमाम राज्यों में बढ़ रहे हैं, खुद को मजबूत कर रहे हैं, हमने पंजाब भी जीता, अब हम राजस्थान भी जा रहे हैं, उससे आप डरे हुए हैं कहीं आपकी जमीन नहीं। देखिए, मैं तो कहता हूं वो सारा देश मिल लड़े, और उन्हें लड़ना भी चाहिए, क्योंकि उनके लड़ने से इलेक्शन कमीशन की कमाई बहुत बढ़िया होती है। 99% सीटों पर जमानत जब्त होती है। तो मैं तो चाहता हूं लड़े। लेकिन देखिए, आप एक बात बताओ, शराब घोटाले में, पूरे शराब घोटाले में शिकायत करने वाला भाजपा का है क्या? नहीं। गवाही देने वाला भाजपा है क्या? नहीं। जो सरकारी गवाह वो भाजपा का है? नहीं। कौन है वो लोग? वो लोग हैं जिनके साथ आपके डिनर करते हुए फोटो है, जिनके साथ आप बर्थडे पार्टी मना रहे हो, जिनको आप सांसद के तौर पर लेटर इश्यू कर रहे हो कि इनसे अच्छा चरित्र का मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। शराब घोटाले की शिकायत करने वाले इनके लोग हैं, गवाह इनके लोग हैं, सरकारी गवाह इनके लोग हैं, डिजिटल रिकॉर्ड जिन्होंने दिया वो इनके लोग हैं। और आतिशी ने जो बोला, मैं आज इस सदन के सामने ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, क्योंकि कई बार मीडिया के माध्यम से ये बात सामने नहीं आती। आतिशी ने क्या बोला कि पैसा नहीं मिला। पैसा कहां मिला? मैं बताता हूं पैसा कहां मिला। पैसा मिला 20% के शेयर सर्टिफिकेट में जो विवेक त्यागी के नाम पर है।
यानी कि शराब माफिया की कंपनी का 20% का शेयर किस आदमी के पास है? जो संजय सिंह का झोला लेके चलता है उसके साथ। अगर आप रात को 12 बजे संजय सिंह के घर जाते और बेल बजाते, दरवाजा खोलता, विवेक त्यागी। अगर संजय सिंह मंच पे है तो नीचे बैग पकड़ के खड़ा है, विवेक त्यागी। संजय सिंह को आप फोन करोगे, फोन उठाएगा, विवेक त्यागी। और वो विवेक त्यागी दिनेश अरोड़ा की कंपनी में 20% का शेयर होल्डर है। यानी कि दिल्ली में 1000 करोड़ की शराब बिकेगी तो 200 करोड़ रुपए किसका? विवेक त्यागी का। यानी विवेक त्यागी कौन है? प्रॉक्सी है। और पैसा किसकी जेब में जा रहा है? वो विवेक त्यागी 20% का शेयर होल्डर कैसे बना? इसका जवाब दे दे आतिशी मार्लिना या केजरीवाल, हम बता देंगे पैसा कहां है। कागज पे है पैसा, व्हाइट। ये तो शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट है। नोटों से निकलते हुए, गद्दों से निकलने वाले नोट, तकियों से निकलने वाले नोट से भी बड़ा सबूत है ये कागज पे लिखा हुआ ठप्पा लगा के 20% का शेयर। सबूत तो आप लोग लगातार के जरिए तो मामला हल होगा नहीं। बताता हूं, दो तरीके से खत्म होगा। एक तो जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, जो लीकेज है, जो कि अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से खत्म की। पहले 50 करोड़ जनधन के अकाउंट खोले, फिर सब्सिडी को डायरेक्ट ट्रांसफर में कन्वर्ट किया, पैसा सीधे खातों में जा रहा है। लीकेज वाला करप्शन वैसे खत्म हुआ। और दूसरा जो ये राजनीतिक माफिया बैठे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, सफेद पोश अपराधी बैठे हैं, ये तो ऐसे ही खत्म होंगे, ये सारे जेल जाएंगे। और अगर किसी को इससे पेट में दर्द हो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लालू यादव भ्रष्ट है, इसकी शिकायत किसने करी थी? नीतीश ने। भाई उनके बेटे भ्रष्ट है, इसकी शिकायत किसने करी? जेडीयू के लोगों ने। महबूबा भ्रष्ट है ये बोला फारूक ने, फारूक भ्रष्ट है ये बोला महबूबा ने। मुलायम भ्रष्ट है ये बोला माया ने, माया भ्रष्ट है ये बोला अखिलेश ने। ठाकरे भ्रष्ट है ये बोला पवार ने, पवार भ्रष्ट है ये बोला ठाकरे ने। बादल भ्रष्ट है ये बोला कांग्रेस ने, कांग्रेस भ्रष्ट है ये बोला बादल ने। इन सब ने एक दूसरे की शिकायत करी, अब जांच शुरू हुई है। मोदी तो केवल जांच करा रहे हैं, शिकायतें तो इनकी खुद की करी हुई थी। अब जब जेल जाने का नंबर शुरू हुआ है तो ये चोरों का गठबंधन बन के तैयार है। मैं केवल ये पूछता हूं, कोई भी ऐसा है जो गया और बेकसूर होकर वापस आया? एक भी है क्या ऐसा? एक भी वापस आया है क्या? जो जा रहा है वो आ नहीं रहा। लेकिन आपसे इन लोगों को बड़ी मोहब्बत है, आपका नाम जपते रहते हैं, मतलब हर तरफ से, चाहे दिल्ली का कोई भी मामला हो तो आप बहुत दिल के करीब है। इसका क्या रीजन है? नहीं देखिए, मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत की जो परिणति है वो अभी हुई नहीं है। हमने 4 लोगों को भेजना था, अभी 3 ही गए हैं। और मैं ये बात लेकिन कहना चाहता हूं गंभीरता से कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में आंदोलन बहुत हुए हैं, लड़ाइयां बहुत हुई हैं, लेकिन उसको लॉजिकल कंक्लूजन में कितनी बार ले जाया गया? जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन किए, लड़ाई करी, लेकिन उन्होंने लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, उन्होंने उसको कंक्लूड नहीं किया। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उठाए उनको लॉजिकल एंड तक लेके नहीं गए। लेकिन इस देश में हमारी आंखों के सामने दिल्ली में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, 2017 में हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की थी, दिल्ली वालों ने ये लड़ाई शुरू की थी, और देश की पहली एंटी करप्शन फाइट है ये, जिनके खिलाफ शुरू हुई थी। वो लॉजिकल एंड में एक एक करके वो सब जेल में जा रहे हैं। हमने 2017 में बोला था मनीष, सत्येंद्र और केजरीवाल तीनों की अंतिम गति तिहाड़ जेल होगी, और 3 में से 2 आज तिहाड़ जेल के अंदर है। मुझे लगता है भ्रष्टाचार के खिलाफ चली देश की कितनी लड़ाइयों में शायद ये पहली लड़ाई है जो अपने लॉजिकल एंड की तरफ जा रही है, और इसका एप्रिसिएशन होना चाहिए कि लोगों ने इस लड़ाई को कानून के माध्यम से भी लड़ा, केवल नारों के माध्यम से नहीं लड़ा। आतंकवाद का विरोध करते हैं और जो देश आतंकवाद का शिकार होता है उसका समर्थन करते हैं। किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके 2 से 3 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें खुले तौर पर कहा जाता है हम इस देश का समर्थन करते हैं। अभी कल और उसके पहले भी ओवैसी की ओर से बयान दिया गया, या दूसरे भी कई ऐसे इस्लामिक लीडर्स हैं जो ये लगातार बात कह रहे हैं कि वो क्रांतिकारी हैं, वो आतंकवादी संगठन नहीं है, वो क्रांतिकारी हैं, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। देश में ऐसी बातें नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ओवैसी हैदराबाद में नारे क्यों लगा रहे हैं, गजा में जाके बम चलाए। Sanitary pads and over 5,000 products delivered in 10 minutes. Blinkit, India's last minute app. हैदराबाद में कूदने से क्या होगा? ओवैसी अगर सच्चा है अपने नारे को लेकर, अपनी बात को लेकर, तो बन जा मुजाहिद, जा भाई, कूद जा तू भी जलती लंका में। ये तो तुम यहां लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, यहां ये चलने वाला नहीं है। अपने 5 बंदे इकट्ठे करके उधर तू फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन तो खत्म, उसकी एक्सपायरी डेट उसी दिन पक्की हो गई थी जिस दिन इजराइल पे हमला हुआ था। फिलिस्तीन की नहीं, लेकिन उसके आतंकवादियों की तो निश्चित हो गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं यहां बैठे सभी लोगों से, जो इजराइल में हुआ क्या भारत में नहीं हुआ? भारत ने नहीं देखा वैसा हमला? कसाब आया था, क्या था वो दिन? मुंबई में
कोई होटल में बैठा है, कोई रेस्टोरेंट में बैठा है, कोई स्टेशन पे है, वो सबको मार रहे हैं, आंख मूंद के मार रहे। एग्जैक्टली वही हमला था जो हमास ने इजराइल में किया, वही भारत में हुआ। और एक बार नहीं हुआ, ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में हुआ, लाजपत नगर में हुआ, सरोजनी नगर में हुआ, घंटाघर में हुआ, मुंबई में हुआ, पुणे जर्मनी बेकरी में हुआ, हैदराबाद की गलियों में हुआ, बेंगलोर की गलियों में हुआ, संकट मोचन हनुमान मंदिर, सब जगह हुआ। और हमारे देश में तो क्या हो गया था, वो बस में लिखा होता था अपनी सीट के नीचे देखिए कोई भी लवारिस वस्तु बम हो सकती है। तो तेरे प्रधानमंत्री की सीट के नीचे क्यों नहीं हो सकती थी? हमारे बच्चों की सीट के नीचे ही होती थी बस लवारिस वस्तु बम। आज क्यों नहीं हो रहा? वही सेना, वही पुलिस, वही एजेंसी, वही रॉ, वही गुप्तचर, वही सारा सिस्टम है, खाली एक नेतृत्व बदल गया। आज करके दिखा दे कोई दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में। ये राष्ट्रवाद है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई गलतफहमी में मत रहना कि जो इजराइल में हुआ वो पहली बार हुआ या आखिरी बार हुआ। जिस दिन अयोध्या में, मथुरा में, काशी में मंदिर गिराए गए होंगे ना, उस दिन अयोध्या, मथुरा, काशी की गलियों ने वही आतंक देखा होगा जो इजराइल ने देखा था। आज से 100 साल पहले मोपला में, केरला में, तुर्की के खलीफा के नाम पे 10,000 लोगों को मार दिया गया। उस दिन केरला की गलियों ने वही आतंक देखा जो इजराइल ने देखा था। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कोलकाता की गलियों ने वही आतंक देखा जो इजराइल ने देखा था। और 89-90 में कश्मीरी पंडितों ने वही आतंक देखा जो इजराइल ने देखा है। कोई यहां पे बैठ के अगर हमास के या फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है ना, वो हमास या फिलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं हो रहा, वो तुम्हें मारने और काटने वालों के साथ खड़ा हो रहा है। और ये बता रहा है कि जिस दिन तुम्हें मारा जाएगा उस दिन वो कहां खड़े होंगे। कोई गलतफहमी ना हो इस बात की, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस, ये जेएनयू के अंदर इन्होंने नारे लगाए हमास के समर्थन में, एएमयू में मार्च निकाला गया। मैं पूछता हूं, जिस दिन संसद पे हमला हुआ एएमयू ने मार्च निकाला था क्या? जिस दिन दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए एएमयू में मार्च निकला था क्या? जेएनयू में मार्च निकला था क्या? कांग्रेस पार्टी ने कुर्ते फाड़े थे क्या? यानी देश के अंदर आतंकवादी हमले हुए तो इन्होंने कोई मार्च नहीं निकाला, किसी ने जेएनयू में, किसी ने एएमयू में, कोई वामपंथी, कोई कम्युनिस्ट नहीं निकला। लेकिन वो गजा में, वो फिलिस्तीन में आता, इजराइल बदला ले रहा है तो तुम्हारे कुर्ते फट रहे हैं। किसके सगे हो? किसके सगे हो? किसके साथ खड़े हो? लेकिन ऐसा नहीं है कि देश इस चीज को देख नहीं रहा, देश इस चीज को देख भी रहा है और देश इस चीज को समझ भी रहा है। इजराइल और हमास की जो लड़ाई है वो आज की लड़ाई नहीं है और वो दो देशों की लड़ाई नहीं है, वो सभ्यता की लड़ाई है, वो मानवता की और राक्षसों के बीच की लड़ाई है। और भारत पहले भी मानवता के साथ खड़ा था और आगे भी मानवता के साथ खड़ा होगा। लेकिन कपिल जी, आपकी बात, मैं इसी बात से एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ तो हर बात में बीच बीच में लोकतंत्र खतरे में है। जब आप देश की बात करते हैं, चूंकि आपने दिल्ली दंगों का भी जिक्र किया, सेक्युलरिज्म बीच में ले आया जाता है। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र खत्म में होगा, बड़ा कदम उठाया तो देश का क्या होगा? ये जब नहीं बदलेगा तो फिर आपको लगता है बहुत कुछ बदल पाएगा? क्योंकि हर जगह तो लोकतंत्र खतरे में है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र का नारा लगा रहे हैं लेकिन खड़े किसके साथ हैं? जो लोग आज हमास के साथ खड़े हैं भारत में, वही लोग दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन और उमर खालिद के साथ खड़े थे। वही नाम, वही वकील, वही उससे 4 साल पहले पीएफआई के लोगों के साथ खड़े थे, वही उससे पहले सिमी के लोगों के साथ खड़े थे, वही अहमदाबाद ब्लास्ट में आतंकवादियों का केस लड़ रहे हैं, वही कसाब के लिए पेटिशन साइन कर रहे थे, वही याकूब मेनन के लिए कोर्ट खुलवाने वही लोग हैं। नाम भी वही है और धंधा भी वही है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील हो। कोर्ट में खड़े होने वाले लोग वही हैं, अखबारों में लिखने वाले लोग वही हैं, टीवी पे आके इनके पक्ष में बोलने वाले लोग वही हैं। वही चेहरे और वही लोग हमास के साथ, वही पीएफआई के साथ, वही सिमी के साथ, वही ताहिर हुसैन के साथ, वही उमर खालिद के साथ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ईश्वर का न्याय होता है। दिल्ली में जिस आदमी ने दिल्ली के दंगों के समय ये बोला था कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं, वो आदमी आज उसी जेल में पड़ा हुआ है जहां शाहीन बाग के अपराधी जेल में है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम तब शाहीन बाग के साथ थे या नहीं थे, आज तुम वहीं रहोगे जहां शाहीन बाग के अपराधी रहेंगे। ये भी ईश्वर का न्याय है।